और जहाँ तक बात है कि कोर्सेज की, तो मैंने खुद ही फ्री में पूरी पढ़ाई करी। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे पेड कोर्स लेना चाहिए। आज के टाइम पे आदित्य रंजन सर है या गगन प्रताप सर है या अभिनय सर है, इन लोगों ने पूरी, तो वो एक आग आपके अंदर होनी चाहिए कि मेरे को करना है तो मेरे को जितना टाइम मिल रहा है मैं पढ़ूंगा ही। तो मैंने तो अपने टाइम पर बिल्कुल कोई फेस्टिवल्स उस तरह से एंजॉय नहीं किया है, और कोई शादी वादी में जाना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर था कि भाई अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगी तो ये वापस नहीं आएगा मेरे पास। तो मैं जितना टाइम मिल रहा था मैं पढ़ती थी, मैंने कभी घंटे देखे भी नहीं। लेकिन मैंने भी अपने घर में बगावत कर दी थी। मैंने कहा था भाई मेरे को नहीं करनी शादी, मतलब नहीं करनी, मेरी तो शादी तय कर दी गई थी, तो भी मैंने कहा भाई नहीं करनी तो नहीं करनी। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ती है। अभी 2024 का एग्जाम है, 2023, 2022, 2021, एटलीस्ट 3 साल के आप देखोगे ना, सिर्फ उनके रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लो। वो जैसे हिस्ट्री है तो उसके लिए अलग अलग टॉपिक की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो टाइम का वेस्ट है। तो कि आपको टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब अच्छे से याद होने चाहिए। चौथी चीज है कि कुछ चैप्टर्स के ना कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस होते हैं जो बार बार रिपीट करके आते हैं। एएसओ की जॉब ऐसी है जो मिनिस्ट्रीज में होती है, तो वहां पर टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्साइज में मैंने सुना इतना टाइम का वो नहीं होता कि आप। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। कैसे हो आप? एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दीजिए। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम सुष्मिता शर्मा है और मैं 2020 बैच से एएसओ इन सीएसएस सिलेक्टेड हूँ, और आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इंटरव्यू में बुलाया। ओके, चलिए तो शुरुआत आपके बचपन से ही करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आपके भी देखा हुआ है कि आप एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, फिर आप वहां से तैयारी करके आप एएसओ बने हो। तो शुरुआत के बारे में थोड़ा बताओ, बचपन के बारे में, कैसा आपका बचपन रहा और शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसी रही है? सो बेसिकली मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है वो मेरे होम टाउन से ही हुई है। मैं आसनसोल से, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पर नर्सरी से लेकर के 10th तक की जो पढ़ाई है पूरी हिंदी मीडियम में थी, वहाँ के लोकल थ्रू सेंट मैरी कॉरिटी से। उसके बाद मेरा इंग्लिश मीडियम हो गया। मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था, और उसके बाद मैंने बीएससी करी है, फिजिक्स ऑनर्स करा है, और मैं फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ। तो उसके बाद मैंने 3rd ईयर से प्रिपरेशन शुरू करी थी। उसके बाद आई थिंक 2-2.5 साल लग गए थे प्रिपरेशन में। उसके बाद मुझे सेकंड अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हुआ एसएससी सीजीएल 2020 में। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था? हाँ। इससे पहले आपने कोई और गवर्नमेंट एग्जाम दिया? एसएससी की तैयारी करी थी, तो उस टाइम इतना सीरियस नहीं थी, सीएचएसएल का एग्जाम वगैरह दिया था, बट सीरियसली जो मैंने दिया था वो सीजीएल 2019 का पेपर दिया था, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। सिर्फ सीजीएल के एग्जाम दिया और सीएचएसएल का दिया था? हाँ। ओके, ये शुरुआत कैसे हुई? कब आपको पता चला कि एसएससी सीजीएल से एएसओ बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, सब सारी चीजें? दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ऑलिव बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट। सो फर्स्ट ईयर की बात है, जब मैं ऐसे ही फेसबुक वगैरह चला रही थी, तो उसमें मेरी एक बंदे से बात हुई थी। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारे लोकेलिटी में एक लाइब्रेरी है जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है। तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं। फिर वैसे ही घूमते घूमते मैं एक दिन चली गई, क्योंकि बिल्कुल पास में ही लाइब्रेरी थी। तो वहां पर फिर मैंने सिलेबस वगैरह देखा एसएससी का, तो वहां से मुझे पता चला कि इतने रेप्यूटेड इसमें पोस्ट मिलते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, जीएसटी इंस्पेक्टर की है, तो ये सब काफी नामी गिरामी पोस्ट हैं। और इसका जो सिलेबस था, इंग्लिश था, मैथ्स था, तो वो सब मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज थे। तो उस टाइम तो इतना सीरियसली प्रिपेयर किया नहीं, बट हाँ, जानकारी मुझे फर्स्ट ईयर में ही हो गई। अगर फैमिली बैकग्राउंड की आपकी बात करी जाए तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और कैसा घर का फैमिली परिवेश कैसा है? तो मेरे पापा की फर्नीचर का बिजनेस है और मम्मी होम मेकर है। और मेरे घर का ही सबसे बड़ा सीन था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि मेरा जो घर है वो काफी कंजर्वेटिव फैमिली है। तो जहाँ पर लड़कियों ने कभी जॉब का सोचा ही नहीं कि वो कर भी सकती है, उनके लिए हमारे यहाँ पे लड़कियों की शादी बहुत जल्दी करा दी जाती है, मतलब 20 साल 21 साल मतलब मैक्सिमम एज है। तो वैसे माहौल पर ये सोचना कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, क्योंकि सरकारी नौकरी हमारे जब में, अभी तो बहुत फास्ट हो गया प्रोसेस, उस टाइम था कि एक सीजीएल के पूरे प्रोसेस में 2-2.5 साल आराम से लग जाते थे। तो वो बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, और काफी प्रेशर भी था जब मैं तैयारी कर रही थी। बहुत ताने भी सुनने के लिए मिलते थे, भाई अब शादी कर लो, इतनी बड़ी हो गई हो, ये वो। बट हाँ, ये है कि मेरा डिसीजन था, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया उस चीज में। तो वो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं था। बट मुझे लगता है कि जब आप एक बार डिसाइड कर लो और आपकी मेहनत जब दिखने लग जाती है कि हाँ भाई ये सही में बिल्कुल डेडिकेटेड है, तो फिर मेरी फैमिली भी मेरा सपोर्ट करने लग गई। तो ऐसा था। ओके, और फिर पढ़ाई कैसे शुरू करी अपनी तैयारी, जब आप सीरियस हो गए कि मुझे एसएससी करना है और सारा कुछ पता चल गया कि एसएससी से ऐसे एग्जाम देके आप ऑफिसर बन सकते हो, तो कैसे शुरुआत हुई? कोचिंग आपने करी या फिर कोचिंग के जैसे घर पे बैठ के पढ़ाई करी, लाइब्रेरी ज्वाइन करी, कैसा रहा शुरुआती जो वो था? स्टार्टिंग में तो मतलब मुझे पता भी नहीं था किसी कोई कोचिंग होती है, और हमारे टाइम पे इतना यूट्यूब चैनल भी नहीं था। बट फॉर्चुनेटली मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ती थी,
मतलब जैसे जब मैंने ज्वाइन किया तो वहां पे मुझे एक लड़का मिल गया था जिसने 2-3 बार ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ, तो वो ऑलरेडी जॉब में था लेकिन अच्छे पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो ऐसा गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जैसा सीरियस भी हो और थोड़ा आपसे ज्यादा जानकारी भी। तो उसने मुझे फिर बताया कि कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन से चैनल्स भी है, यूट्यूब पे बहुत कम चैनल्स थे तो वो सब बताया, कौन से प्रीवियस पेपर्स कहाँ से आपको लेने हैं। तो ये सारी चीजें मुझे वहां से पता लगी और मैं बहुत ज्यादा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स था, मेरे पास उतना था भी नहीं कि मैं इधर उधर जाके देखूं। तो जितना मुझे बताया गया मैंने उतना पढ़ा और उस हिसाब से फिर मैंने किया। तो उस बंदे के से मुझे बहुत चीजें पता लगी। ओके, जब आप सीरियस पढ़ रहे थे तो रूटीन के बारे में थोड़ा बताओ, और आप अभी गाइड भी करते हो अपने चैनल पर, तो एक हेल्दी रूटीन एक एस्पिरेंट का कैसा होना चाहिए, आप किस तरीके से पढ़ते थे वो थोड़ा? जैसा कि मैं ना अपने YouTube वीडियोस पे भी बोलती हूँ कि जब आप बेरोजगार हो तो आपके पास काम क्या है और पढ़ने के अलावा। तो मेरा कभी वो नहीं रहता कि आप 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो। आपका एक वो होना चाहिए कि टारगेट, कि हाँ मुझे जैसे मैथ्स मेरी वीक है तो मेरे को इतने टाइम में ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने जब तक मेरा स्ट्रांग नहीं हो जाता। अब उसके लिए आप कितना घंटा भी आपको लग रहा है आप पढ़ो। आपके पास ऐसा नहीं है कि 8 घंटे तक पढ़ना है और 8 घंटे कंप्लीट हो गए अब मेरे को कुछ नहीं करना, तो ये तो हो गया जबरदस्ती पढ़ रहे हो आप। तो वो एक आग आपके अंदर होनी चाहिए कि मेरे को करना है तो मेरे को जितना टाइम मिल रहा है मैं पढ़ूंगा ही। तो मैंने तो अपने टाइम पर बिल्कुल कोई फेस्टिवल्स उस तरह से एंजॉय नहीं किया है और कोई शादी वादी में जाना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर था कि भाई अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगी तो ये वापस नहीं आएगा मेरे पास। तो मैं जितना टाइम मिल रहा था मैं पढ़ती थी, मैंने कभी घंटे देखे भी नहीं, लेकिन हाँ एवरेज में बोलूंगी कि 8-9 घंटे तो मैं पढ़ लेती थी दिन भर में। आपने अच्छी बात कही कि आप बेरोजगार हो तो आपके पास और काम क्या है ना, पढ़ाई के अलावा, लेकिन फिर भी बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो आपके पास ऐसी क्या सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन नहीं मुझे तो घंटों बैठ के पढ़ाई करना है और ऑफिसर बनना है, तो उनको थोड़ा बताओ कि कैसे कंसिस्टेंट कैसे रह पाए? देखिए मैं ना अपनी वीडियोस में भी बोलती हूँ कि जब तक आपकी लाइफ में पता नहीं है कि आप कोई चीज क्यों करना चाहते हो। जैसे कुछ लोग क्या होता है कि टीचर्स ने बोल दिया, आपके दोस्तों ने बोल दिया भाई एसएससी कर ले, अब आपको पता नहीं है कि एसएससी में क्या है, ये करके मुझे क्या मिलेगा। जैसे कुछ लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड पहले से ही अच्छा रहता है तो नहीं आती वो मोटिवेशन। मेरे मोटिवेशन का बहुत सारा कारण, पहले मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी, दूसरी चीज कि हमारे घर में कभी किसी लड़की ने ये काम नहीं किया तो वो भी मेरे ऊपर एक मोटिवेशन था कि नहीं मुझे करके दिखाना है। तीसरी चीज कि मैं हमेशा से पढ़ाई में अच्छी थी तो मेरा हमेशा से शुरू से था कि मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना, मुझे कुछ ना कुछ करना है। चौथी चीज कि मैंने ना घर पे बोल दिया था कि भाई मेरे इतने टाइम में हो जाएगा, तो वो एक इज्जत पे आ गई थी बात कि करना है। अब नहीं कर पाई तो इतना नाम खराब हो जाएगा, फिर ये तो स्टैब्लिश हो जाएगा लड़कियां नहीं कर सकती बस बोल सकती है। तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मैं एग्जाम में बैठती भी ना तो मेरे को लगता है भाई सबको दिखाना है। तो वो मोटिवेशन था बहुत, और आज करके दिखा दिया। हाँ। ओके, आपकी वो कतई जहर वाली स्ट्रेटजी पर भी हम आएंगे जो 2024 वाले बच्चों के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। उससे पहले अपनी पोस्ट के बारे में थोड़ा बताओ। एएसओ बनने का बहुत सारे लोगों का सपना है, और आप जब एएसओ बने नहीं थे उससे पहले एएसओ के बारे में सुनते थे कि ऐसे दिल्ली में पोस्ट है, वहां पे दिल्ली में रहने को मिलेगा ये सब, तो वैसा ही आपके जीवन में भी हो रहा है कि डिफरेंट जॉब जब आने में डिफरेंट देखा है कुछ चीज वहां पे? बहुत डिफरेंट है। मतलब हम लोग जो यूट्यूब पे देखते हैं और बाकी चीजें, तो वो ना जब आप रियल में एक्सपीरियंस करते हो वो तो आप बस ऐसे ही बता देते हैं कि थोड़ा ओवरऑल, बट जब आप ऑफिस में जाते हो तो ट्रूली स्पीकिंग बहुत डिफरेंट माहौल रहता है। क्योंकि आप आराम से जी रहे होते हो अपनी लाइफ, जब उठना है उठा, जब सोया है सोना। आपको क्या होता है पढ़ना ही होता है और कोई जीवन में आपके स्ट्रेस नहीं होता, वही हमारे लिए मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन जब आप जॉब करते हो तो आपको बिल्कुल टाइमली प्रेजेंट होना, और एएसओ की जॉब ऐसी है जो मिनिस्ट्रीज में होती है तो वहां पर टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्साइज में मैंने सुना इतना टाइम का वो नहीं होता कि आप थोड़ा 10 बजे 11 बजे थोड़ा जा रहे हो तो सीनियर्स कोऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन एएसओ में ऐसा है कि आपके जो सीनियर्स होते हैं वो काफी हाई लेवल के लोग होते हैं, मतलब आईएएस होते हैं, सीधे मिनिस्टर होते हैं। तो आप टाइम का वो नहीं कर सकते वरना आपको सीधे नोटिस दे देंगे, सीधा आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन हो जाएगा। तो टाइम का इशू है। प्लस जो लोग ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं है या हम काम से बच जाएंगे, या कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं भाई हम सीएसएस ले ले ताकि हम यूपीएससी की तैयारी कर पाए, तो सब मिथ है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम रहता है, आपको कोई भी सेक्शन मिल जाए। आज के टाइम पे इतना गवर्नमेंट में काम है कि समझ लो एक प्राइवेट जॉब ही है ये, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, मुझे तो नहीं मिलती। और मेरे जितने भी एसओ फ्रेंड्स हैं, कुछ एक को छोड़कर जिनको बहुत हल्का सेक्शन मिला हुआ है, सबके पास काम है और वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप उसको पेंडिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि आप एक यंग पर्सन हो, तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत है कि भाई बिल्कुल नया नया बंदा आया, इसको बढ़ा दो। पहले के जो प्रोमोटीज हैं उनसे उतना एक्सपेक्ट नहीं करते, बट आपसे बहुत करते हैं। तो काम भी है, प्लस टाइमिंग का भी इशू है, और लाइफ जैसी दिखाते हैं ना लोग ऐसी होती नहीं है। ये चीज मैं क्लियर बता दे रही हूँ, जितना आप लोग सोच रहे होगे। बट हाँ ये है कि अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं है तो आपको अपनी फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, इन सब चीजों के लिए जॉब की जरूरत है। तो उस हिसाब से एक स्टेबल लाइफ आपको मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी,
और एक बेसिक जो आपकी लाइफ की नीड होती है वो, लेकिन आप सोचोगे कि भाई मैं एकदम लैम्बोर्गिनी खरीद लूंगा या मेरी तो बंगला बना लूंगा, तो ये सारे आपके सपने ही रह जाएंगे गवर्नमेंट जॉब से। तो ये सच्चाई है। आपका एग्जैक्ट काम क्या होता है वहाँ? एग्जैक्ट काम होता है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम होता है। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग क्या होती है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो अगर किसी को एक्चुअली जानना है तो जान सकते हैं। तो बेसिकली होता है क्या कि आपके पास मान लीजिए कोई केस आया है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में हो, तो उस सेक्शन का आपके पास काम आता है कोई भी, तो उसको आपको एनालाइज करना पड़ता है कि यहाँ इसमें क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है। तो पूरी एनालिसिस करने के बाद अगर हो सकता है आपको उस पे बेस्ड रूल्स पढ़ना पड़ जाए, एक्ट्स पढ़ने पड़े, तो वो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आप एक उसका एनालिसिस बना करके लिख देते हो। उसके बाद आप कुछ सजेशंस प्रपोज करते हो अपने ऑफिसर्स को कि इस केस में हम ये चीजें कर सकते हैं। अब वो आपके अपर लेवल पे जाती है, फिर 99% केसेस में वो आप जो लिखते हो अप्रूव हो जाता है। तो बेसिकली एसओस का काम यही है कि आपको नोटिंग करके सजेशंस प्रपोज करने होते हैं, वो चीज आगे प्रोसेस करनी होती है। तो ऐसा काम होता है। ये एसएससी या फिर और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के लड़कियां ही करते हैं, तो सैलरी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है उनके, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल जूझ रहे होते हैं अपने लाइफ में। तो सैलरी आपकी कितनी है इसमें मिलती है? सो ग्रॉस सैलरी तो 90,000 के अराउंड है, बट आपको इन हैंड 72 के अराउंड मुझे मिलती है। ओके, चलिए अब 2024 वालों के लिए स्ट्रेटजी की थोड़ी बात कर लेते हैं कि जैसे इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर भी ऐड हो गया, जीके जीएस का भी वेटेज बढ़ा दिया, तो ओवरऑल 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिर टाइपिंग भी आपको करनी पड़ती है। तो शुरुआत हम मैथ से ही कर लेते हैं कि 2024 वालों को किस तरीके से पढ़ना है। मैथ के लिए वो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए आपको ऐसे रिसोर्सेज बताने जो घर पे बैठ के तैयारी कर पाए, या यूट्यूब की कोई ऐसी प्लेलिस्ट हो जो जहां से वो पढ़ सकते हैं। तो मैथ के लिए थोड़ा बताओ कौन सी किताबें पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है मैथ? किताब के लिए तो मैं बोलूंगी, मैंने जहां से पढ़ाई करी थी, राकेश यादव सर की जो बुक आती है वो सफिशिएंट है प्री के लिए और बहुत हद तक मेंस के लिए भी। मेंस के लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी स्पेसिफिकली, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए होता है कि हम मेंस की तैयारी करते हैं, हमें बिल्कुल मेंस का ही कंटेंट सिर्फ मिले, उस लेवल का मिले, तो उसके लिए गगन सर की बुक है मेंस की, वो मैंने प्रिपेयर करी थी। और जहां तक बात है कि कोर्सेज की, तो मैंने खुद ही फ्री में पूरी पढ़ाई करी। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे पेड कोर्स लेना चाहिए। तो फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम पे आदित्य रंजन सर है, या गगन प्रताप सर है, या अभिनय सर है, इन लोगों ने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हर चैप्टर पे बनाई हुई है। तो मैंने अपने वीडियोज में भी बोला है कि अगर आपको कोई चैप्टर है तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि आपको फ्री जो भी वीडियोस अवेलेबल है उस चैप्टर, क्योंकि सब अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कुछ बिल्कुल रिलेवेंट, क्योंकि वो इतने फेमस है, उन्होंने कुछ फेथ उन्होंने पाया तभी इतने फेमस हुए हैं। तो उनकी मान लीजिए आपको परसेंटेज चैप्टर, तो आप पहले वीडियोस देख लो, उसके नोट्स बना लो, उसके बाद उसको बुक से कर लो, फिर मॉक्स लगा लो। बस इतना ही स्टेप आपको फॉलो करना है। और कौन से बुक्स है, कौन से प्लेलिस्ट है, आप सर्च करोगे थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से करके आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मैथ में कैलकुलेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है। हाँ। जैसे वो सीख तो लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन वो फास्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने की कोई ऐसी ट्रिक्स आपके रहती थी? इनिशियली मेरी भी कैलकुलेशन बहुत वीक थी, तो मैं बता रही थी जिस सर के साथ मैं पढ़ती थी लाइब्रेरी में, तो उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा था। मैं उसको काफी ऑब्जर्व करती थी कि वो कैसे कर रहा है। तो देखिए, कैलकुलेशन बनाने के लिए सबसे पहली बात तो कि आपको टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब अच्छे से याद होने चाहिए। चौथी चीज है कि कुछ चैप्टर्स के ना कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस होते हैं जो बार बार रिपीट करके आते हैं। मतलब आप जैसे देखोगे कि अगर ज्योमेट्री है या मान लीजिए अरिथमेटिक है, तो उसमें परसेंटेज चैप्टर, तो बार बार ना आपको सेम टाइप के परसेंटेज घूम घूम के आएंगे। तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एग्जाम में बैठ करके वो कैलकुलेट कर रहे हो, जो कैलकुलेशंस रिपीटेडली आ रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए कि ये इंटू ये इतना ही होता है। तो वो आपके कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा स्पीड कर देता है। दूसरी चीज, आप सोचोगे कि सिर्फ कैलकुलेशन ट्रिक में सीख लूं और कैलकुलेशन स्पीड हो जाए, तो ये कभी नहीं होगा। ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। कि कुछ लोग क्या करते हैं, मॉक्स में भी क्या करेंगे कि वो क्वेश्चन बना रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर मार दिया। तो इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करो तो पूरा कैलकुलेशन करो, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़े, और मेंटली कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। हर चीज में आपको पेन उठाना ना पड़े। तो उससे क्या होगा, इनिशियली आपको जरूर लगेगा कि भाई नहीं हो पा रहा है, डर लग रहा है, भाई इससे अच्छा मैं कर ही लेता हूँ, पेन उठा लेता हूँ। लेकिन बिलीव में कि आप कुछ दिन लगेंगे, 1 महीने में आपका अच्छा हो जाएगा, अगर आप हिम्मत बांध रहे होगी नहीं अच्छा हो जाएगा। तो ओके, अब जीके जीएस की बात करें तो वो कैसे तैयार करना है? जीके के लिए तो मैंने हमारे टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जीके, बट अब के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने बताया कि कोई जैसे हिस्ट्री है तो उसके लिए अलग अलग टॉपिक की वीडियो देखने की जरूरत नहीं, वो टाइम का वेस्ट है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि हिस्ट्री के लिए मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी, तो मॉडर्न हिस्ट्री फुल वीडियो में, जैसे 8 घंटे की वीडियो, उसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया हुआ, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें ना आपको आलतू फालतू की चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। उसमें आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही कवर कराए जाएंगे। तो आप बहुत सारी ऐसी वीडियो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री
का पूरा निचोड़। तो इस तरह की वीडियोस आप देखो, उसका नोट्स बना लो, ताकि आप बार बार वीडियोज ही ना देखते रहो, वरना उससे डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत। नोट्स बना लो, उसी को बार बार रिवाइज करो। देन किरण की बुक आती है, सिर्फ एमसीक्यूज दिए रहते, तो उससे प्रैक्टिस कर लो। बस इतना करोगे आपका जीके अच्छा हो जाएगा। बाकी मॉक्स वगैरह में करते रहो। जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर्स है, तो वो आप डेली बेसिस पर देखा करो। मतलब मैं तो डेली बेसिस पे देखती थी, मैंने कभी पीडीएफ्स नहीं पढ़े, क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे ना तो होगा कि आपको क्रोनोलॉजी पता रहेगी। जैसे आज मैंने कोई न्यूज पढ़ी, अब 10 दिन के बाद उससे रिलेटेड कोई और न्यूज आ रही, तो आपको ना दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो आप अंदाजा करके भी मार लोगे, अगर नहीं भी आता है तो अब मुझे लगता है कि वीडियोस इसके लिए देखनी चाहिए डेली। इसके लिए कोई बुक्स वगैरह आप? मैंने कभी बुक नहीं पढ़ी करंट अफेयर्स के लिए। मैं राहुल मिश्रा सर एक हैं जिनकी मैं डेली वीडियोस देखा करती थी, और 6 मंथ्स का कंपाइलेशन वो देते थे, तो वो मैं देख लेती थी 3-4 बार करके। तो मुझे कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो हो गई थी याद। जैसे ल्यूसेंट के बारे में बहुत से टॉपर्स बताते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया है? ल्यूसेंट मतलब? नहीं, लूसेंट वगैरह भी मैंने कभी नहीं पढ़ी है। तो जो स्टैटिक जीके होता है वो मैंने क्रेजी जीके ट्रिक करके एक यूट्यूब चैनल है, जहां पर उन्होंने ट्रिक्स के माध्यम से पूरा स्टैटिक जीके कवर कर रखा है। जैसे मान लीजिए मुझे जानना है कि फर्स्ट लेडी कौन थी इस चीज में, तो मैं बार बार याद करती थी, मैं भूल जाती थी, लेकिन उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट जितने हैं सिर्फ वही कराए, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। तो वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी, तो आप ट्रिक्स के माध्यम से वहां से कर सकते हो। और नोट्स बना लो उनके? हाँ, नोट्स बना लो। अब इंग्लिश की अगर बात करें तो कैसे करना? इंग्लिश का तो मैंने इंग्लिश के लिए ज्यादा वीडियोस नहीं देखी थी। नीतू मैम की 2 बुक आती है, एक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। प्रैक्टिस के लिए एमबी बुक आती है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से किया था। मतलब एमबी बुक तो मुझे लगता है मैंने 50 बार लगा लिया था। सेट को भी, प्लस उसके पीछे जो पूरा वोकैबुलरी का दिया रहता है वो भी, सब कुछ अच्छे से किया था। उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोस होती है, जैसे मान लीजिए पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन समझा रहे उस तरह की वीडियोस की थी। ये नहीं कि अब मैं वर्ब पूरा देख रही हूँ 2 घंटे का बैठ के, ऐसे नहीं करती। क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने वीडियोस में देखा था, तो मेरा इतने से ही हो गया था। तो इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, और अपना मैथ हो गया। अब रीजनिंग और कंप्यूटर, इसके लिए कैसे पढ़ना चाहिए? रीजनिंग के लिए तो आई थिंक कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको आते रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे अभी 2024 का एग्जाम है, तो 2023, 2022, 2021 एटलीस्ट 3 साल के आप देखोगे ना, सिर्फ उनके रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लो। उसमें आप जहां फंस रहे हो, मान लो आप सीरीज के क्वेश्चन में बार बार फंस जा रहे हो, कैलेंडर क्वेश्चन बार बार फंस जा रहे हो, सिर्फ उनको आप यूट्यूब से सर्च करके देख लो कैसे किया जाता है। बस उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, और बाकी रीजनिंग की जो प्रैक्टिस होती है मोस्टली मॉक से होती है, तो मॉक में आप लगाते रहो, वो आपको हो जाएगा। बट रीजनिंग के लिए आपको प्राइम नंबर्स हो गया, या इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, नंबर्स को तोड़ना, ये सब स्पीड में करना आना चाहिए, तो वो आपकी प्रैक्टिस से धीरे धीरे करके हो जाएगी। ओके, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है? कंप्यूटर के लिए अरिहंत की एक बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हो, या तो आरबी चैनल पर पूरा एक मैम है, उन्होंने पूरा सीरीज करवाया हुआ, उसको कर लो। मतलब मोस्टली तो सबने यही कर रखा है, क्योंकि कंप्यूटर का इस टाइम पर कोई बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है, तो इतना इनफ है आपके लिए। अभी तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए, लेकिन बच्चों को दिक्कत क्या आती है, जो लगातार कमेंट्स आते हैं, वो रिवीजन नहीं कर पाते। जैसे आज 10 दिन मैथ पढ़ लिया, फिर उसको भूल जा रहे हैं, फिर रीजनिंग पढ़ते हैं। तो आपका रिवीजन साइकिल क्या होता था? कैसे इन सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलें कि एग्जाम तक सारे सब्जेक्ट ही उनके अच्छे बने रहे, ऐसा ना हो कि 20 दिन बाद ये चीज भूल रहे? तो कैसे वो करना चाहिए? आपको करना क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए आप अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने अभी वोकैबुलरी पढ़ा 1 पेज, तो होता है कि दूसरे दिन हम दूसरा पेज पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन आपको जब तक पहले वाला रिवाइज ना करो तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरा तो टाइम वेस्ट होगा, मैं पहले वाला करूंगा, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा आगे, अगर आप पहले का रिवाइज नहीं कर रहे हो तो। वैसे अगर आप मैथ्स में आपने कोई चैप्टर अभी बनाया है, उसके आपने नोट्स बनाए होंगे वीडियोस वगैरह से देख करके, तो वो नोट आपको हर वीक रिवाइज करते हुए जाना है। फिर आप पूरा का पूरा बुक जो आपने अभी बनाया वो 1 महीने बाद आपको वापस बनाना है, क्योंकि जब इनिशियली करते हो तो आपको लगता है कि सब कुछ याद है, लेकिन 1 महीने बाद देखोगे ना तो आपको लगेगा कि बिल्कुल भूल गए। मेरे साथ भी सेम होता था, मुझे लगता था यार ये चैप्टर बनाया भी है कि नहीं, याद नहीं आ रहा। तो आपको रिवीजन हमेशा साथ में लेकर चलना है। जब आपको लगे, मान लीजिए आप मॉक दे रहे हो, उसके बाद आप मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर में अटक रहे हो, और आपको पता है कि मैंने परसेंटेज कर लिया, इसका मतलब है आपको रिवीजन की कमी है। तो जैसे ही आपको लगे कि रिवीजन की कमी, तुरंत जाकर के उस चैप्टर को उसी दिन रिवाइज करो। तो इस तरह से करके आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा रिवाइज करना है, कौन सा नहीं करना, वरना तो आपको हर महीने पहले के चैप्टर से रिवाइज करते हुए जाने हैं। आपने मॉक की बात करी, और मॉक बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है इस तैयारी में। तो मॉक देने का क्या सही तरीका होता है? जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो मॉक देते हैं तो उनके नंबर कम आ जाते हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार मेरी तो अभी तैयारी सही नहीं है, मॉक बाद में देंगे, फिर से वो तैयारी में लग जाते हैं, मॉक देते ही नहीं है। फिर एग्जाम के कुछ दिन पहले वो मॉक देना स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या तरीका होना चाहिए, कैसे इसको एनालाइज करें मॉक को? सबसे पहली बात तो जब इनिशियल एकदम स्टेज पे आप तैयारी करते हैं तो आपको मॉक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात आपके मार्क्स ही नहीं आएगा, इनिशियल स्टेज पे डिमोटिवेट हो जाएगी, भाई इतने मेरे कम परसेंटाइल आ रहे हैं।
तो आपको इनिशियली ना सेक्शनल मॉक देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने आज कोई चैप्टर बनाया है, एवरेज का चैप्टर बनाया है, आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, उसकी नोट्स बना लिए, बुक से बना लिया। अब क्या है कि इस चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट हो कि इस पे तो अब कुछ भी आएगा तो मैं कर लूंगा, तो अब आपको जाना है सेक्शनल मॉक एवरेज का। अब एवरेज का मॉक दे दो, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा भाई एवरेज मेरा अच्छे मार्क्स आ रहे, तो अब दूसरे चैप्टर में भी सेम करो, इंग्लिश में भी सेम करो, रीजनिंग में भी सेम करो, जहां पे आप जो चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हो उसका सेक्शनल मॉक दे दो। और फिर जैसे मान लीजिए अभी आपने सेक्शनल मॉक दे दिया, फिर एक हफ्ते वापस बाद उसी चैप्टर का सेक्शनल मॉक दो, तो इससे आपका रिवीजन भी होगा। और एटलीस्ट जब आपका 40% या 50% पूरा कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस, तो आप एक लेवल पे आते हो कि हाँ आप फुल मॉक दे सकते हो, तब आप फुल मॉक लगाना शुरू करो, तो वहां से आपकी इंक्रीज होने लग जाएगी फिर परफॉर्मेंस। ओके, ये हमने स्ट्रेटजी की बात कर दी, लेकिन अगर शुरुआत से फिर चले आपकी जर्नी में, तो आपकी फैमिली से भी शुरुआती दिनों में इतना सपोर्ट नहीं था तैयारी को लेकर, और लड़कियों को इतना सपोर्ट किया भी नहीं जाता था जैसा आपने बताया। फिर भी आपने बिना किसी कोचिंग के घर पे रह के लाइब्रेरी ज्वाइन करके आपने अपने दूसरे अटेम्प्ट में सरकारी जॉब ले ली। लेकिन बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, 2-3 अटेम्प्ट दे लिए फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या आपकी क्वालिटीज रही, नंबर ऑफ क्वालिटीज की, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, या फिर एक एस्पिरेंट के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उनको डेवलप करना चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी एग्जाम क्रैक कर? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि फोकस होना अपने आप में सबसे बड़ी क्वालिटी है। कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, मतलब आप अगर पढ़ने के लिए बैठे हो, आपके दोस्त आ जा रहे हैं 4 और आप कह रहे हैं चाय पीने चलो, आप चल जा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा एक आपके लिए शोकेस है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो ये जो आपका मन करता है ना, उसको रोकना पड़ेगा आपको कि हाँ भी मेरा मन कर रहा है घूमने चले जाए, मेरा मन कर रहा है शादी में चले जाए, मेरा मन कर रहा है ये कर लिया। वो चीज अगर आप रोक पा रहे हो, समझो कि आपने 50% जंग वैसे ही जीत ली है कि आप अगर बैठ के पढ़ पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। दूसरी चीज की प्रिपरेशन का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा डिसीजन मेरा खुद का था, तो अगर मैं नहीं करती तो सारी चीजें मेरे पर आ जाती। तो मुझे अपना प्लान खुद बनाना था, मुझे देखना था कि भाई मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। तीसरी चीज जो है ना, आपको रिस्ट्रिक्ट करना आना चाहिए अपने कंटेंट को। ये नहीं कि भाई आज किसी स्ट्रैटेजी की वीडियो आ रही है मैं वो भी देख रहा हूँ, दूसरे दिन आ गई फिर वही देख रहा हूँ, तीसरे दिन आगे देख रहा हूँ, कर कुछ नहीं रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होता है। आपने कुछ चीजें देखी तो उसका आउटपुट निकलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 10 वीडियोस देख करके आप सब वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ा एक खतरे की निशानी है। आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, सोशल मीडिया में उतना ही रहो जितना जरूरी है बस। और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपको जो यूट्यूब का कंटेंट है ना, और जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छे से यूज करना आना चाहिए। खरीद तो सब लेते हैं, पढ़ते नहीं है, तो ये चीज आपको थोड़ा समझदारी से काम करना है। अभी आप खुद का चैनल भी चला रहे हो और इतना समय हो गया इस जर्नी में, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप मिलते भी होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के डाउट भी आते होंगे। तो आप मेजरली क्या मतलब देखते हो कि कुछ कुछ ऐसी गलतियां एस्पिरेंट्स कर रहे होते हैं जो कि उनकी तैयारी में बहुत मतलब गलत साबित होंगी, उनका सिलेक्शन रोक सकती हैं वो गलतियां? जैसे क्या मिस्टेक्स आपने अब तक ऑब्जर्व करी कि उन गलतियों से बचना चाहिए एस्पिरेंट्स को? सबसे पहली गलती तो मुझे लगती है कि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल कर देना, कि बहुत सारे बुक्स ले आ रहे हैं लेकिन पढ़ कुछ भी नहीं रहे। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है किसी किसी सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथ्स में 1 से 2 बुक है, इंग्लिश में 4 से 5 बुक है, बस इतना आप एक बार फिक्स कर लो। उसके बाद आपको उससे हटना नहीं है, चाहे जो भी यूट्यूबर आकर बोलते। मैं खुद अब यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बुक्स का रिव्यू करती हूँ, बट इसका मतलब नहीं आपको किसी अंधभक्त की तरह की कर लेना है। आप एक बार रिव्यू देखो, आपको सही लग रहा है कि नहीं कर रहा, अब उस हिसाब से देखो। जैसे 2024 वालों का एग्जाम है, तो अब ये नहीं कि आपके पास अभी ही टाइम है कि आप चेक कर लो कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। ये नहीं कि आप आधा प्रिपरेशन कर लो उसके बाद चेंज करो। जो करना है ये सब इनिशियली करना है। एक तो पहली ये गलती है। दूसरी चीज की बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को वैसा सब्सक्राइब कर लो कि जो रेलेवेंट ही ना हो, कि आप के डेली के 3-4 स्ट्रैटेजी की वीडियो देख रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे हो। आप जो चीजें देखो उसका आउटपुट आपको मिलना चाहिए। तीसरी चीज कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, कि आप अगर मान लीजिए अभी आपने तैयारी शुरू की और आप सोचोगे कि 1 महीने में मेरे एकदम से मॉक्स में मार्क्स आने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम लगता है मॉक में मार्क्स आने के लिए, क्योंकि मॉक में मार्क्स तब आना शुरू होते हैं जब आपने एक बार कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, अब आपको सारी चीजें आती हैं। उसके बाद आपके मार्क्स ना मॉक में जाके एक जगह स्टक हो जाएंगे। वो आपके मॉक में मार्क्स बढ़ना शुरू होंगे जब आप मॉक की एनालिसिस ढंग से करना शुरू करते हो कि अभी भी आप क्या गलती कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर ली, सब आता है, अब आपके मार्क्स एकदम छप्पर फाड़ के आने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ती है, जैसे कि टाइम मैनेज करना, आप सिली मिस्टेक्स ना करना। आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आप अंधों वाली गलती कर दोगे, तो ये चीजें 1 बार 2 बार से नहीं जाती, बहुत बार आप मॉक लगाओगे तब जाके ये चीजें आपकी सही होगी। फिर टाइम को देख के घबराना नहीं है कि आप भाई टाइम पार हो रहा है, टाइम पार हो रहा है। स्किपिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जैसे 2023 का मेंस हुआ है, तो इसमें मैथ्स में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही थे कि स्किप ही करने वाले थे, जो अटक गए होंगे उनका तो हो गया बेड़ा गर्क। तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मॉक पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो ये गलती बहुत कोई करते, मतलब मैं जिनके साथ प्रिपेयर करती थी वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन ऐसा था कि वो सोचता था कि मैं मॉक क्यों दूं, मैं तो सब कुछ आता ही है तो सीधे जाके एग्जाम में कर लूंगा। उसकी वजह से हमेशा अच्छा पोस्ट नहीं ले पा रहा था वो। तो उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी। तो आप कभी ये मत सोचना कि बिना मॉक के मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो कॉम्पिटिशन है, जितनी अवेलेबिलिटी है, सबके पास सब चीजों का एक्सेस है, तो यहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। तो मॉक देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हाल ही में सीईटी का न्यूज निकल के आया कि सीईटी एग्जाम होगा, और टेंडर का भी कुछ न्यूज था कि टीसीएस का टेंडर अब खत्म हो गया है, कोई क्वेश्चन बैंक कोई और बनाएगा। तो इन सब न्यूज से एस्पिरेंट थोड़ा मतलब ढीले पड़ गए हैं कि यार अब न्यूज आने, अब फिक्स होने दो चीजें तब पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई मतलब सीरियसली नहीं कर रहे हैं। तो इस सब पे आपका क्या टेक है, क्या सोचते हो आप इन सब के लिए? इस चीज के ऊपर मैंने भी वीडियो बना रखी है। आपको ना इस टाइम पे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मुझे समझ आता है कि हाँ इस तरह की न्यूज आती है तो आपको टेंशन होता है, बट जो सीरियस एस्पिरेंट है, जिनको पता है कि भाई मुझे यही करना है, वो बिल्कुल 2-4 दिन भले अपसेट होगा, बट वो ट्रैक पे आ जाएगा, वापस से प्रिपरेशन शुरू कर देगा। क्योंकि ना तो अभी कोई ऑफिशियल न्यूज आई है सीईटी होने की, बस न्यूज़पेपर में न्यूज आता है उससे डर जाते हो। तो ये है कि आप बहाना ढूंढ रहे हो नहीं पढ़ने का, तो ये चीज आपको नहीं करनी। जो अभी प्रिपरेशन है वही करो, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो तो सेम रहने वाला है। उसके बाद जो भी चीजें हैं, टाइपिंग है, बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ प्री में कुछ चेंजेस होंगे। वो भी ऐसा नहीं है कि आपको सडनली न्यूज मिल जाएगा, उससे पहले आपको एक टाइम दिया जाएगा कि तैयारी करने के लिए। और दूसरी चीज कि जब ये न्यूज आएगी ऑफिशियल, तो सारे यूट्यूब जितने भी टीचर्स हैं ये सब कुछ आपको हेल्प करेंगे पढ़ने में। तो ऐसा नहीं कि ये आपके लिए सिर्फ प्रॉब्लम है, सबके लिए होगा, तो सब साथ डील करेंगे, तो आप पीछे छूट जाओगे, ऐसा नहीं है। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है टीसीएस वेंडर चेंज हो रहा है अब, तो ये भी आपको कुछ टाइम पहले पता लग जाएगा। और वेंडर चेंज हो भी जाए तो आपका कंसेप्ट थोड़ा ही बदल जाएगा। अब मान लीजिए परसेंटेज है तो परसेंटेज ही रहेगा, उसमें हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन आ जाए, तो उस आप जो भी तैयारी करोगे वो आपका वेस्ट नहीं होने वाली। कुछ लोगों का ये भी कंफ्यूजन है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीसीएस वाले अभी सॉल्व करे कि नहीं करे, तो बिल्कुल करो, क्योंकि कंसेप्ट आप जब पढ़ रहे हो ना, आप कंसेप्ट सीख रहे हो, क्वेश्चन करना सीख रहे हो, तो वो आपके आगे काम ही आएगी। जो भी चेंजेस आएंगे वो आप उसको सिर्फ चेंजेस को हैंडल करना पड़ेगा, वरना आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो पूरा आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, उस टाइम आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये चीजें आप टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी अभी। तो लगभग हमने सारी चीजें ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। इंटरव्यू के लास्ट में जो 2024 वाले बच्चे आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां आपको इंस्पिरेशन मानते हैं कि आप ऐसे स्ट्रगल करके आप यहाँ तक आ पाए हो, और हिंदी मीडियम की शुरुआती पढ़ाई लिखाई रही और फैमिली में इतना सपोर्ट नहीं था। ये जनरली बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो उन सबके लास्ट में क्या मैसेज होंगे, चाहे वो लड़कियों को लेकर हो, जो अपने घर वाले उनको सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर रहे, तो कैसे उनको मनाएं कि हम भी तैयारी कर सकते हैं, दीदी ने किया है ये सब कुछ। तो लास्ट में क्या मैसेज होंगे, चाहे वो मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव हो, स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव, कुछ छूट गया हो वो आप बताना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो आपको ये चीजें बहुत दिमाग में क्लियर रखनी है कि कुछ चीजें आपको फिक्स कर लेनी है। जैसे कि बुक्स हो गए, आपके मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं या मेंटर्स होते हैं, आपको बहुत रिसर्च करिए इस पे। 1 हफ्ता ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, लेकिन इनको फिक्स कर लीजिए। और उसके बाद कोई कुछ भी बोले आप इसको चेंज मत करिए। तो अच्छी रिसर्च के बाद, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप चेंज ना करो बार बार। दूसरी चीज कि आप जितनी वीडियोस देखो, जो भी चीजें करो, उसका एक आउटपुट निकालो। ये नहीं कि आप बैठकर 10 वीडियोस देख रहे हो और फुल टाइम वेस्ट जा रहा है। मॉक टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करो। और जिनको फैमिली से प्रॉब्लम है, ये तो अगर आपका डिसीजन खुद का है ना, तो आपका रोक ही नहीं पाएगा कोई। मतलब आप लड़ लोगे किसी से, आपके अंदर से खुद आएगा कि भाई मेरे को करना है। मैंने भी अपने घर में बगावत कर दी थी। मैंने कहा था भाई मेरे को नहीं करनी शादी, मतलब नहीं करनी। मेरी तो शादी तय कर दी गई थी, तो भी मैंने कहा भाई नहीं करनी तो नहीं करनी। तो वो चीज आपके अंदर से खुद आ जाएगा, आपको कोई बोलेगा नहीं। सो अगर आपका डिसीजन खुद है ना, तो लड़ना आपको खुद ही पड़ेगा। और लेकिन ये काम मत करना कि आपने लड़ लिया उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हो, ये तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो आपको 100% अपना फोकस रखना है और करके दिखा देना है। उसके बाद सिर्फ आपकी लाइफ नहीं चेंज होगी, उसके बाद पूरे आपकी सोसाइटी की लाइफ चेंज हो जाएगी, उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा हुआ कि मैंने अभी क्रैक किया है। मैं पहले ही ऐसी लड़की हूँ जो कहीं अलग से आकर अकेले रह रही हूँ, दिल्ली जैसे शहर में। तो मेरी पूरी लोकेलिटी के, मेरी पूरी फैमिली की वो मेंटालिटी चेंज हुई। क्या लड़कियां भी ऐसा कर सकते? कभी किसी लड़की के इतने फॉलोअर्स नहीं रहे, कभी कोई ऐसे यूट्यूब पे नहीं आई। तो अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा। कुछ टाइम की बात है, ऐसा हमें लगता है कि भाई बहुत लंबी जर्नी है, 6 महीने की, 1 साल की बात। उसके बाद अपनी लाइफ में फ्री हो, जो करना है आप उस टाइम कर सकते हो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इतने टाइम की बात है, आपको थोड़ा सा फोकस्ड होकर के पढ़ाई करना पड़ेगा और आप जरूर करेंगे। चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए।
और आपने इतना कीमती समय हमें दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दूसरी बार इंटरव्यू करके आपके साथ। साथ ही बता दूं, इससे पहले हमने इंटरव्यू किया था, उसमें वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैडम को फिर से परेशान करना पड़ा। तो मैडम आप सभी लोगों के लिए इतना टाइम दे रही है, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ASO ब्लॉग्स। और उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिस तरीके से इन्होंने बताया, अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताया, कैसे इन्होंने स्ट्रगल करे, फिर कैसे आके ESO बनी, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही। 2024 वालों के लिए बहुत से मूल मंत्र दिए, जो डेफिनेटली आपकी जर्नी में हेल्प करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेंगे। और मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको किसी भी टॉपर की कोई भी स्ट्रेटजी कॉपी पेस्ट नहीं करनी। सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सबकी कंडीशंस अलग होती हैं, तो उस हिसाब से सबकी स्ट्रेटजी भी अलग होती है। तो आपको रेफरेंस लेना है, चाहे वो मोटिवेशन पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो स्ट्रेटजी को लेकर हो, किताबों को लेकर हो, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप करो। रेफरेंस आप ले सकते हो, इसीलिए आपको टॉपर स्टॉक कोई छोड़ना नहीं है, देखने सारे हैं, ठीक है। क्योंकि अब वो समय कहीं ना कहीं और यूज करोगे आप, 10 मिनट 20 मिनट मोटिवेशन फैक्ट्री बताओगे तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और आपकी जर्नी कुछ आसान होगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।